हाँ जी बच्चों, आज हम लोग हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। और लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, ये दो कॉन्सेप्ट्स हमने सीख लिए थे। और मैंने आपको 3 क्वेश्चंस होमवर्क पे दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। आपका आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो ज़रा मेरा सॉल्यूशन आप चेक कर लीजिएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है कि हमने 5 साल पहले हमने 12% के इररिडीमेबल डिबेंचर्स इशू किए थे एट ₹103। 5 साल पहले हमने इनको 103 रुपए पे इशू किया था और इसकी जो पार वैल्यू है वो है 100 रुपए की। इस समय इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है 94 रुपीज का। इफ द कंपनी pays corporate tax at the rate of 35%, कैलकुलेट करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। आपसे करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर पूछी जा रही है कि आज कंपनी के इस डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है। राइट। इररिडीमेबल डिबेंचर है तो मैंने आप लोग को फॉर्मूला क्या बताया था इररिडीमेबल डिबेंचर के केस में। सर आपने हमें फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले तो सर आज की आप डेट डाल दो। आज है 24 दिसंबर 2020। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्लास नंबर है ये 2। राइट। और हम कर रहे हैं हमारी शीट से क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होती है केडी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 100। 12% के डिबेंचर्स है तो आपके इंटरेस्ट कॉस्ट जो आएगी वो 12 आएगी। टैक्स रेट जो दिया हुआ है वो 35% का दिया हुआ है तो 0.35 आएगा। और नेट प्रोसीड्स में हम करंट मार्केट प्राइस रखेंगे। सर करंट मार्केट प्राइस क्यों रख रहे हो आप? इस 94 को क्यों रख रहे हो? इस 103 से काम क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो इशू वैल्यू है बच्चे। इशू वैल्यू ये है लेकिन ये 5 साल पहले की इशू वैल्यू है। हमने 5 साल पहले डिबेंचर्स 103 में इशू करे थे। अगर हमें आज की करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालनी है तो हमें करंट मार्केट प्राइस को पकड़ना पड़ेगा। और करंट मार्केट प्राइस कितने रुपए का है? 94 रुपीज का है। राइट। तो 94 रुपीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। सर 12 का मल्टीप्लीकेशन 0.65 से करेंगे, हमारे पास 7.8 आ जाएगा। 7.80 को 94 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये आपके पास आंसर 8.297 आ रहा है। 8.297% आ रहा है, या फिर आप इसे 8.30% भी लिख सकते हैं। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी ने 10% डिबेंचर इशू करे हैं 100 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/2017 टू बी रिडीम्ड on 1/4/2022. The debentures will redeemed on maturity. Compute the cost of debenture assuming 35% as the tax rate. तो ये हमारे रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। और रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में कॉस्ट कैसे निकलती है? सर केडी जो होता है दैट विल बी इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सर इंटरेस्ट कॉस्ट हमारे पास जो आ रही है वो 10% की है 100 का। तो 100 का 10% अगर आप निकालोगे तो 10 आएगा। टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 35%, 1 माइनस 0.35। रिडम्पशन होना है 1/4/2017 को रिडम्पशन होना है। क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि रिडम्पशन पार पे होना है कि प्रीमियम पे होना है। इशू तो बता रहा है कि तुमने 10% प्रीमियम पे किया है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि रिडम्पशन किस वैल्यू पे होगा। तो अपन ये मान के चलेंगे कि रिडम्पशन पार पे होगा। 100 रुपए आपकी रिडीमेबल वैल्यू है। इशू वैल्यू जो थी वो 110 रुपए की थी और लाइफ जो है वो 5 साल की है। 1/4/17 को हमने इशू करा है और 1/4/22 को ये डिबेंचर्स रिडीम होंगे।
1718, 1819, 1920, 2021, 21 एंड 22, 5 साल की लाइफ है। 5 से इधर डिवाइड करिए और इधर हो जाएगा रिडम्पशन वैल्यू 110 प्लस 100 का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करते हैं, यहाँ आएगा 6.50 प्लस इधर आ जाएगा आपके पास माइनस का 2 होल डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, 4.5 डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100, 4.285% आ रहा है। इसे आप 4.29% भी लिख सकते हैं, राइट। पहले 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन हमारा था, इस क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। कंपनी ने इशू किया है 10 लाख रुपीज के 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 years. The company is in 35% tax bracket. Calculate the cost of debt if debentures are issued at par, at 10% discount or at 10% premium. अच्छा सर, क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि डिबेंचर्स रिडीम किस पे होंगे, तो अपन ये मान के चलेंगे कि रिडीम होंगे एट पार। इशू के लिए उसने बोला कि अगर ये पार पे इशू हुआ है तो क्या होगा, तो केडी जो होगी वो किसके बराबर होगी, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी, इसका एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी आपकी 12% के डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी 12, टैक्स रेट है 0.35, रिडम्पशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो ये मानेंगे कि पार पे रिडीम हुआ है और इशू भी पार पे हुआ है और लाइफ है इसकी 7 years की, होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। सर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इधर आएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.65, 7.80 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 7.8%। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट कि अगर आपने इसे 10% डिस्काउंट पे इशू किया है, इशूड एट 10% डिस्काउंट, अगर 10% डिस्काउंट पे इशू करेंगे, मैं दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, तो केडी इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट 0.35 प्लस आरवी रिडम्पशन 100 पे होगा माइनस आईवी इशू हुआ है डिस्काउंट पे, अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो आपकी इशू वैल्यू कितने रुपए की आएगी, 90 रुपीज की, डिवाइडेड बाय 7 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 90 का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 7.80 प्लस 1.428 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100 प्लस 7.8 divided by 95 into 100, this will come to 9.71%, राइट। इसके बाद अगर हम इसे प्रीमियम पे इशू करते, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो इस केस में आपकी जो इशू वैल्यू आती वो 110 रुपए की हो जाती। KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट यानी कि 12, 1 माइनस टैक्स रेट यानी कि 0.35, रिडम्पशन वैल्यू शुड बी 100, इशू वैल्यू इज 110 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 7 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 110 का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय
100, राइट। इसको आपने सॉल्व किया, आया आपके पास 7.80 प्लस माइनस का आ जाएगा 1.428 होल डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7.8 में से 1.428 माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 105 इंटू 100। सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास 6.06%। ठीक है, 7.8, 9.71, 6.068 आ रहा है, यहाँ पे 068 आ रहा है, जिसे आप राउंड ऑफ करके 6.07% भी लिख सकते हैं, राइट। बिल्कुल आसान चीजें चल रही हैं। इसी में बोल रहा है कि इफ ब्रोकरेज इज पेड एट 2%, अगर 2% का ब्रोकरेज दिया होता, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अगर ये पार पे इशू हुआ होता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर ब्रोकरेज होती, अगर ब्रोकरेज होती आपके पास 2% की और इशू पार पे होता तो क्या होता सर? इशू वैल्यू आपकी 100 रुपीज की होती, आपका फ्लोटेशन कॉस्ट 100 का 2% यानी कि 2 रुपए हो जाता, और जो नेट प्रोसीड्स आपको रिसीव होती वो 100 माइनस 2 यानी कि 98 रुपीज की हो जाती, राइट। अब आपका केडी का फॉर्मूला क्या रहेगा? केडी का फॉर्मूला इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस आईवी होल डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी सर आपकी 12 रुपए की, टैक्स रेट था आपके पास 35% का, आरवी आपके पास गिवन है 100 का, आईवी आपके पास गिवन है 98 का, एन है आपके पास 7 इयर्स का, होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 98 का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व किया हमने, यहां आया 7.80 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 0.28 होल डिवाइडेड बाय 99 मल्टीप्लाइड बाय 100। 8.17%, 8.17% आपका आंसर निकल आएगा। तो दीज वॉज 3 क्वेश्चन विच आई हैव गिवन यू इन होमवर्क, और इसे करने में मुश्किल से हमें लगे हैं 10 मिनट। आई होप आप सभी ने करा था और आपका आंसर भी मैच किया था। बोलिए बच्चों, किसी को डाउट है किसी पॉइंट पे तो पूछ लीजिए। किसी को किसी पॉइंट में अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, एल्स हम आगे बढ़ें। सुप्रीत, अवलीन, आपको कोई डाउट है बेटा? चलिए, अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। बात करेंगे सर अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे केपी, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? केपी। अब सर जो प्रेफरेंस शेयर होता है वो भी 2 तरीके का होता है, या तो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होता है, या तो प्रेफरेंस शेयर आपका इररिडीमेबल होता है। मतलब जैसे आपका डिबेंचर रिडीमेबल इररिडीमेबल होता है, वैसे ही आपका प्रेफरेंस भी रिडीमेबल और इररिडीमेबल होता है। और अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला भी लगभग सेम है। केपी इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100, और इधर जो फॉर्मूला है वो है केपी इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस आरवी माइनस आईवी
डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस आई वी का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर आप फॉर्मूला ध्यान से देखें तो फॉर्मूला बस सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस है कि मैंने यहां पर 1 माइनस टैक्स रेट का मल्टीप्लिकेशन नहीं कराया है, मैंने डिविडेंड के साथ 1 माइनस टैक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाया है। 1 माइनस टैक्स का मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं करवाया है सर? इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि आपका जो डिविडेंड कॉस्ट होता है, जो आपका डिविडेंड कॉस्ट होता है, इस पे आपको कोई भी टैक्स सेविंग नहीं मिलती है। डिविडेंड पे आपको कोई भी टैक्स सेविंग नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है सर? इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि डिविडेंड को पे किया जाता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स, आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स। और दूसरा, इंटरेस्ट जो होता है वो बिजनेस के लिए खर्चा होता है, लेकिन डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है सर? डिविडेंड जो होता है वो एप्रोप्रिएशन होता है प्रॉफिट का। एप्रोप्रिएशन समझते हैं आप लोग? सर अकाउंट्स पढ़ते हैं, सीए के बच्चे हैं, एप्रोप्रिएशन तो समझेंगे ही। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता देता हूं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है सर? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमेशा टैक्स के बाद होता है, तो इसकी वजह से अपने को कोई टैक्स सेविंग नहीं मिलती है। कल मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट दिखाया था, शायद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कल मैंने आप लोग को दिखाया था। ये देखिए, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आई हैं। इस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स के बाद क्या माइनस होता है सर? इस अर्निंग्स आफ्टर टैक्स के बाद आप माइनस करते हो इसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड, इसमें से आप माइनस करते हो प्रेफरेंस का डिविडेंड, और जो बचता है लास्ट में उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो अर्निंग फॉर इक्विटी। उसे आप क्या बोलते हो? अर्निंग फॉर इक्विटी। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट में जगह है तो वहां पर जाके इसे इंसर्ट कर लीजिए, नहीं है तो ये पूरा स्टेटमेंट एक बारी दोबारा से बना लेना। अब देखिए, ये जो आप प्रेफरेंस का डिविडेंड दे रहे हो वो टैक्स के पेमेंट के बाद दे रहे हो, और अगर टैक्स के पेमेंट के बाद दे रहे हो तो ये डिविडेंड आपके लिए कोई भी टैक्स सेविंग लेकर नहीं आएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है वो टैक्स करने से पहले होता है, और वो हमारा प्रॉफिट क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट रिड्यूस करता है, इसीलिए आपको टैक्स सेविंग मिलता है। लेकिन डिविडेंड से कोई टैक्स सेविंग नहीं आ रही है, क्योंकि वो टैक्सेस पे करने के बाद पे करे जाते हैं। तो ये नोट वाला पॉइंट हमेशा याद रखना कि डिविडेंड जो है वो आपको कोई भी टैक्स सेविंग नहीं देगा। सेकेंडली ये जो पेमेंट है ये एप्रोप्रिएशन है, ये कोई खर्चा नहीं है, और जो एप्रोप्रिएशन होता है वो टैक्सेस के पेमेंट के बाद होता है, इसीलिए इसके ऊपर कोई भी टैक्स सेविंग आपके पास नहीं आता है। राइट? बिल्कुल आसान है, एक एक क्वेश्चन इसका करते हैं और फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। राइट? एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स लिमिटेड है, इसने इशू करे हैं 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%. फ्लोटेशन कॉस्ट is 5% of issue value. Company's tax rate is 35%. Calculate cost of preference share. एक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले, 10% के प्रीमियम पे। फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है इशू वैल्यू का 5%। कंपनी 35% टैक्स ब्रैकेट में आती है। आपसे कह रही है कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मुझे बता दो। क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि प्रेफरेंस कब रिडीम होंगे। क्वेश्चन आपको ये नहीं बता रहा कि प्रेफरेंस कब रिडीम होंगे, तो हम इन्हें क्या कंसीडर करेंगे कि सर ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं। राइट? इन्हें इररिडीमेबल कंसीडर किया जाएगा।
इररिडीमेबल के केस में आपका फॉर्मूला क्या है, केपी इज इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो आपका डिविडेंड कितना है, डिविडेंड और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे होते हैं, तो हम 12% किसका निकालेंगे, फेस वैल्यू का, यानी कि 12% ऑफ 100 विच इज इक्वल्स टू ₹12, राइट। और आपकी जो नेट प्रोसीड्स है वो कितनी होंगी, सर आपने डिबेंचर्स को प्रेफरेंस को इशू किया है 110 पे, और फ्लोटेशन कॉस्ट जो आ रही है वो 5% ऑफ इशू वैल्यू आ रही है, और इशू वैल्यू यहां पर क्या है 110, यानी कि 110 में से 5.50 रुपीज चले जाएंगे, हमारी जेब में कितने रुपए बचेंगे, 104.50। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी 12 रुपए का डिविडेंड पे करेगी 104 रुपए 50 पैसे पे। आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 12 डिवाइडेड बाय 104.5, 11.48% का आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 11.48% का। कॉपी कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, कॉपी कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज इन above example preference shares are to be redeemed at 20% premium after 5 years. Calculate cost of preference share. पहले कॉपी कर लीजिए ऊपर वाला, फिर उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। ऊपर वाला पोर्शन कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। Suppose in above example preference are to be redeemed at 20% premium after 5 years. Calculate cost of preference share. तो सर अब ये अगर रिडीमेबल में कन्वर्ट हो गया है तो फॉर्मूला क्या निकलेगा केपी का, सर केपी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो सर आपकी जो रिडीमेबल वैल्यू है वो है 120, आपके पास जो नेट प्रोसीड्स आ रही हैं वो सेम रहेंगी 104.5, और आपका जो डिविडेंड है वो भी सेम रहेगा, दैट इज 12। इस चीज को यहां पर पुट करना है अब हमें, 12 प्लस 104.5 माइनस जल्दी का काम शैतान का। आरवी है सर आपके पास 120, आईवी है सर 104.5, रिडम्पशन होना है 5 साल के बाद, 120 प्लस 104.5 का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 120 माइनस 104.5 डिवाइडेड बाय 5 3.1, तो 12 प्लस 3.10 डिवाइडेड बाय 120 प्लस 104.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 112.25 multiplied by 100, that is 15.10 divided by 112.25 multiplied by 100, 15.10 डिवाइडेड बाय 112.25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 13.45%, 13.45%। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए की निकल के आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकल कर आएगी 13.45% की। बोलो बच्चा पार्टी, कोई डाउट, बच्चा पार्टी?
कोई डाउट? 13.45%। कॉपी नहीं किया है तो कॉपी कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। XYZ issues 2000 10% preference of rupees 100 each at rupees 95 each. The company proposes to redeem the preference shares at the end of 10th year from the date of issue. Calculate the cost of preference share. What will be your answer if there is a brokerage cost of rupees 2 per share? दो पार्ट है क्वेश्चन के, दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहले वाले पार्ट में ब्रोकरेज नहीं है और दूसरे वाले पार्ट में ब्रोकरेज है। क्वेश्चन में अगर आपको ये ना बताया जाए कि रिडम्पशन किस वैल्यू पे हो रहा है, तो आप हमेशा ये एज्यूम करेंगे कि रिडम्पशन फेस वैल्यू पे होगा, पार पे होगा। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, ऑलवेज एज्यूम दैट द रिडम्पशन विल टेक प्लेस एट फेस वैल्यू। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, दिस इज द इजी वन। हाँ जी मेरे बच्चों, इतना टाइम सफिशिएंट था? सुप्रीत जी कह रही हैं सर 10.77 आ रहा है फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। एक्स लिमिटेड ने इशू करे हैं 2000 के 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट रुपीज 95। तो आपका जो डिविडेंड है वो है 10 रुपये का। इशू वैल्यू जो है वो है आपके पास 95 रुपीज़ की। कंपनी प्रपोजेस टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट द एंड ऑफ 10th ईयर
एन जो है वो है आपका 10 और क्वेश्चन में आरवी नहीं दिया हुआ है, तो आरवी को हम एज्यूम कर लेंगे 100 रुपीज़ का। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो सर केपी इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। सर डिविडेंड आ रहा है आपका 10 रुपये का, आरवी आपके पास है 100 रुपये की, इशू वैल्यू है आपके पास 95 की, और रिडम्पशन होना है 10 साल के बाद 100 प्लस 95 का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100 से सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास 10 प्लस 0.50 डिवाइडेड बाय 95 प्लस 100 का एवरेज 97.5 multiplied by 100, that is equals to 10.5 divided by 97.5 multiplied by 100, that is 10.77%। बिल्कुल सही आंसर दिया है सुप्रीत जी ने। और बी पार्ट, अगर ब्रोकरेज है तो क्या होगा सर? सर अगर ब्रोकरेज है तो क्या होगा? कोई बात नहीं, ब्रोकरेज है तो डिविडेंड कॉस्ट तो आपकी सेम रहेगी 10 रुपए की, एन आपका सेम रहेगा 10 रुपए का, इशू वैल्यू जो है वो है आपकी 95 रुपीज़ की, लेकिन जो नेट प्रोसीड्स आपको मिलेंगी वो हो जाएगी 95 माइनस 2 यानी कि 93 रुपीज़ की, और रिडीमेबल वैल्यू जो है वो है आपकी 100 रुपीज़। तो अब अगर आप केपी निकालने जाओगे तो डिविडेंड प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। डिविडेंड आ रहा है सर हमारे पास 10 रुपये का, आरवी है सर हमारे पास 100 रुपये की, आईवी है सर हमारे पास 93 रुपीज़ की, डिवाइडेड बाय एन है हमारे पास 10 रुपीज़ का, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 93 का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। 10 प्लस 0.70 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 93 डिवाइडेड बाय 2 96.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। 10.7 divided by 96.5 multiplied by 100, 11.09% approximately। 10.77% और 11.09% approximately। गुड 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 गुड, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क पे है। 9 आपका सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपका होमवर्क पे है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होमवर्क पे। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क पे हैं, राइट। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल बातें करेंगे। हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना सीखा और हम लोग ने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना सीखा, और ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस ये दोनों ही हमने किससे निकाले हैं सर? ये केडी एंड केपी ये दोनों हमने फॉर्मूलाज यूज करके निकाले हैं, फॉर्मूलाज यूज करके निकाले हैं। इसको अपन बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ये कैसा मेथड है? फॉर्मूला यूज करना इज शॉर्टकट मेथड। हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है इनको कैलकुलेट करने का, जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं या फिर IRR मेथड भी बोलते हैं। ये IRR मेथड क्या है? IRR का मतलब क्या है? ये जो IRR है इसे हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये आपको बताता है कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। शॉर्टकट मेथड जो है वो आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देता है,
ये आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। मतलब अभी अपन जो कर रहे हैं कल से, ये जो 11.09% आपने निकाला है, ये 10.77% आपने निकाला है, आप केडी जब निकाल रहे थे ये आपने 6.07% निकाला है, ये सब एक्यूरेट आंसर नहीं है, ये सब अप्रोक्सीमेट आंसर है। तो जब आप फॉर्मूला लगाते हो, शॉर्टकट मेथड लगाते हो, तो जो आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेट आता है। लेकिन जब आप प्रेजेंट वैल्यू मेथड से सॉल्व करते हो तो ये आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। अच्छा, ऐसा है, ठीक है सर। अब आप प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी हमें बता दो। देखो, प्रेजेंट वैल्यू मेथड के लिए आपको वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर जो मैंने आपको सेकंड क्लास कराई थी वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम प्रेजेंट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती थी सर? फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता था और प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती थी। याद है? जी सर याद है। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट सुनो, एक कॉन्सेप्ट सुनो। आईआरआर वो रेट ऑफ रिटर्न होता है, आईआरआर वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जहां पर आपकी एनपीवी, एनपीवी बोले तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये क्या हो? जीरो। आईआरआर एक वो रेट ऑफ रिटर्न है जहां पर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? हमेशा जीरो होती है। इट इज ऑलवेज जीरो। ये कॉन्सेप्ट है आपका कि आईआरआर हमेशा क्या होगा? आईआरआर वो रेट ऑफ रिटर्न होगा जहां पर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होगा। और नेट प्रेजेंट वैल्यू से हमारा क्या मतलब है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ठीक है सर, कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, कुछ कुछ बाउंसर पड़ रहा है, जरा आप एक क्वेश्चन करा दो तो हमें बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन कराते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक्स लिमिटेड है, इसने 10,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं। 10,000 12% डिबेंचर्स इशू करे हैं ऑफ ₹100 ईच टू बी रिडीम्ड, to be redeemed after 5 years at ₹105 per debenture. टैक्स रेट जो है हमारा वो है 35% का। आपको कैलकुलेट करना है केडी एज पर आईआरआर मेथड। तो जब तक ये लिखा ना हो कि आपको आईआरआर लगाना है तब तक आप आईआरआर नहीं लगाएंगे, तब तक आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट हम किसको फॉलो करते हैं? बाय डिफॉल्ट हम फॉर्मूला फॉलो करते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपसे कहे कि बाबू आपको आईआरआर मेथड लगाना है, तो फिर आप जो मैं बताने जा रहा हूं वो काम करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी हमको। हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट का खर्चा कितना है। हमारा इंटरेस्ट का खर्चा कितना है? सर आपने 10,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, हर डिबेंचर 100 रुपए का है, मतलब कि 10 लाख रुपए के डिबेंचर आपने इशू करे हैं। और इस 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स पे आपको 12% का इंटरेस्ट देना है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो 1,20,000 रुपए है। लेकिन आपको इसमें क्या मिल जाएगी? टैक्स सेविंग मिल जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप फाइंड करेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर टैक्स सेविंग। ये 1,20,000 रुपए आपका टैक्स बचाएंगे और सेविंग्स के बाद आपके पास जो इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,20,000 का 0.65, 78,000। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बात?
जी सर, यहां तक तो समझ में आया कि कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हैं, 1,20,000 रुपए का इंटरेस्ट का कंपनी के लिए खर्चा आएगा और ये खर्चा हमारा कुछ टैक्स सेव करा देगा। आफ्टर टैक्स सेविंग हमें जो ये इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी सर, वो हमें 78,000 रुपीज की पड़ेगी। बिल्कुल सही मेरे भाई। अब आप क्या करो, अब आप नोट करो कि कंपनी के कौन कौन से कैश फ्लोज होंगे, कंपनी के कौन कौन से कैश फ्लो होंगे। सर ईयर 0 में कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करेगी तो कंपनी की जेब में 10 लाख रुपए आएगा, कंपनी की जेब में 10 लाख रुपए आएगा। आज अगर मैंने डिबेंचर्स इशू करे तो मेरी जेब में 10 लाख रुपए आ रहे हैं और मैं फर्स्ट ईयर के एंड पे इनको इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा और वो आफ्टर टैक्स मेरा आएगा 78,000 का, ये मेरा आउटफ्लो है। सेकेंड ईयर में मैं 78,000 का पेमेंट करूंगा, ये भी मेरा आउटफ्लो है। मैं थर्ड ईयर में 78,000 का पेमेंट करूंगा, ये भी मेरा आउटफ्लो है। फोर्थ ईयर में मैं 78,000 का पेमेंट करूंगा, ये भी मेरा आउटफ्लो है। और फिफ्थ ईयर में मैं दो पेमेंट करूंगा, एक तो मैं इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा और फिफ्थ ईयर में मेरे डिबेंचर्स रिडीम होने के लिए तैयार खड़े हैं, इनको मैं रिडीम कर दूंगा। 105 रुपए पे रिडीम हो रहे हैं तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 105, मुझे पेमेंट कितनी करनी है, मुझे फिफ्थ ईयर में ही 10,50,000 रुपए की पेमेंट करनी। बोलिए, ये जो मैंने लिखा ये मेरी बात आपको क्लियर हुई कि सर कंपनी ने जब डिबेंचर्स इशू करे 5 साल के लिए तो कंपनी 5 साल तक डिबेंचर होल्डर्स को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। कितना इंटरेस्ट देगी, 120। लेकिन कंपनी के ऊपर जो बर्डन आ रहा है आफ्टर टैक्स सेविंग वो कितने का आ रहा है, 78। मतलब कंपनी 42,000 रुपीज बचा रही है, 1,20,000 का 35, कंपनी 42,000 रुपीज का टैक्स बचा लेती है, 1,20,000 रुपीज का इंटरेस्ट देती है तो उसे 42,000 रुपीज की क्या हो जाती है, टैक्स सेविंग हो जाती है। वो टैक्स सेविंग इनफ्लो हो जाती है, मतलब कि नेट खर्चा जो कंपनी की पॉकेट पे आता है वो 78,000 आता है। तो 5 साल तक कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी 78,000, 78,000, 78,000, 78,000, 78,000 और फिफ्थ ईयर में डिबेंचर्स कंपनी के पास आएंगे और कहेंगे लाओ हमारा पैसा वापस, क्योंकि तुमने हमसे कहा था कि हम 5 साल के बाद तुम्हें रीपे कर देंगे और पेमेंट तुम्हें कितनी करेंगे, 105। 10,000 डिबेंचर्स हैं, 10,000 डिबेंचर्स पे 105 रुपए का पेमेंट होगा तो 10,50,000 रुपए जाएगा। 1 से लेकर 5 साल तक ये कंपनी के लिए क्या है, आउटफ्लो, और ये कंपनी के लिए क्या है, इनफ्लो। कंपनी के पास एक बार पैसा आ रहा है लेकिन 5 साल तक सिर्फ जेब से पैसा जा रहा है। बोलो, ये जो मैंने वर्किंग आपके सामने लिखी है, इस वर्किंग में आपको कोई डाउट है? स्टेप बाय स्टेप चलना जरूरी है, मैं एकदम से आगे बढ़ जाऊंगा तो हो सकता है बाउंसर पड़ जाए। स्टेप बाय स्टेप, इस वाले स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम है? इनफ्लोस आउटफ्लोस आप सभी को क्लियर हुए कि कौन कौन से इनफ्लोस हैं, कौन कौन से आउटफ्लोस हैं? ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका एनपीवी कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे इनका एनपीवी कैलकुलेट करना है और ऐसे रेट पे एनपीवी कैलकुलेट करना है जहां पर एनपीवी जीरो आए। ऐसे रेट से एनपीवी कैलकुलेट करना है जहां पर एनपीवी जीरो आए। ठीक है, तो मैं रैंडमली तुक्का लगा रहा हूं, रैंडमली तुक्का लगा रहा हूं, तुक्के पे मैं 7% पे कैलकुलेशन कर रहा हूं, 7% पे कैलकुलेशन कर रहा हूं। या फिर आप क्या कर सकते हो, मैं एक तरीका आपको बताऊं, आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला लगाओ, KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस RV माइनस IV डिवाइडेड बाय N होल डिवाइडेड बाय RV प्लस IV का एवरेज इंटू 100। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं। 12 1 माइनस 0.35 प्लस RV कितने रुपए की है, 105 रुपए की, 100 रुपए की डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय
100 प्लस 105 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। इसको आपने सॉल्व किया, सॉल्व करके आपको मिला 7.8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 102.5 इंटू 100। 7.9 डिवाइडेड बाय 102.5 इंटू 100, 7.77%, 7.70%। देखो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक रफ वर्क किया, ये मैंने एक रफ वर्क किया। रफ वर्क क्यों किया? ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरी कॉस्ट किसके आसपास है, क्योंकि ये एक्यूरेट आंसर नहीं है लेकिन ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। मतलब मेरी जो कॉस्ट है वो 7% के आसपास है। 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 8.5 हो सकती है, वो 7 या 8 के पास है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 7% पे एक बारी एनपीवी निकालूंगा। 7% पे एनपीवी कैसे निकलेगी? सर आज का 1 रुपया 1 रुपए के बराबर है, आज का 1 रुपया 1 रुपए के बराबर है। 7% के हिसाब से फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकलेगा? मैंने आपको क्या सिखाया था? 1 डिवाइडेड बाय 1.07, 1 डिवाइडेड बाय 1.07 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, और आर आपने कितना लिया है? 7%। 1 डिवाइड बाय 1.07, पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ रहा है 0.934। दूसरे साल का निकालने के लिए क्या करना है? सिर्फ इक्वल्स टू दबाना है, इक्वल्स टू 0.873। तीसरे साल का करने के लिए सिर्फ इक्वल्स टू दबाना है, 0.816। चौथे साल का करने के लिए सिर्फ इक्वल्स टू दबाना है, 0.763। 3 डेसिमल्स तक लिखना। 4 साल का आ चुका है, 5वें साल का निकालना है 0.713 और 0.713। यहां तक मेरी बात समझ में आई? एक रफ वर्क करके अप्रोक्सीमेट रेट फाइंड कर लिया, रफ वर्क करके एक अप्रोक्सीमेट रेट फाइंड कर लिया, और उस पे हमने अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल लिए हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 10 लाख का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? सर 10 लाख आ जाएगा। अब 78,000 का मल्टीप्लाई 0.934 से करेंगे तो आएगा 72852, 72852। फिर 78,000 का मल्टीप्लाई हम 0.873 से करेंगे, आएगा 68,094 रुपीज। फिर हम 78,000 का मल्टीप्लाई 0.816 से करेंगे, आएगा 63,648। फिर इसके बाद हम 78,000 का मल्टीप्लाई 0.763 से करेंगे, रिजल्ट आएगा 59,514। फिर इसके बाद 78,000 का मल्टीप्लाई 0.713 से होगा, रिजल्ट आएगा 55,614। और फिर 10,50,000 का मल्टीप्लाई आप करोगे 0.713 से, ये आएगा 7,48,650। ठीक है। अब पहले मैं नेगेटिव वाली सारी फिगर्स को प्लस कर ले रहा हूं, नेगेटिव वाली मैं सभी फिगर्स को प्लस कर ले रहा हूं। प्लस 55,614 प्लस 59,514 प्लस 63,648 प्लस 68,094 प्लस 72,852। ये आ रहा है 10,68,372, 10,68,372 और 10 लाख। इधर आपके पास रिजल्ट आएगा 68,372 का नेगेटिव, क्योंकि ये जो नेगेटिव वाले हैं इनका आ रहा है 10,68,372। तो नेगेटिव वाली फिगर मेरे पास आ रही है 10,68,372, पॉजिटिव वाली फिगर मेरे पास 10 लाख रुपए की है। एनपीवी निकालूंगा तो एनपीवी आएगी -68,372। बोलो भाई, यहां तक मेरी बात समझ में आई? यहां तक मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या किया?
ओके 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 सर, आपने गलती कर दी है। ये 7.8 प्लस 1 8.8 होगा। 8.8 को आप 102.5 से मल्टीप्लाई करोगे 8.58 आएगा। कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी ये अप्रॉक्सीमेट चाहिए था, वैसे भी हमें ये अप्रॉक्सीमेट ही चाहिए था। 8.58%। बताइए बताइए जी बताइए, अभी तक मैंने जो किया उसमें आपको कोई दिक्कत है? अभी तक जो मैंने किया उसमें कोई दिक्कत आई? हमने अभी तक किया क्या है सर? अभी आपने केवल प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। किस रेट पे? प्रेजेंट वैल्यू निकाली है 7% पे, और 7% पे आपके पास नेगेटिव एनपीवी आ रही है। 7% पे आपके पास नेगेटिव एनपीवी आ रही है। हमें इसको जीरो पे लेकर आना है, हमें इसे जीरो पे लेकर आना है, क्योंकि आईआरआर एक वो रेट है, आईआरआर एक वो रेट है जहां पर एनपीवी क्या होती है? जीरो होती है। तो 7% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे तो ये नेगेटिव आ रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर? अब हमें रेट बदलना पड़ेगा। ठीक है, रेट कैसे बदलना पड़ेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, रेट बदलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं सर? अब मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूं 8% पे। 8% नहीं, मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूं 10% पे। सर ये 10% कहां से आया बेटा? रैंडमली आया, रैंडमली आया। इधर अपन क्या कर देंगे? इधर अपन 10% कर देंगे। तो पहले साल का फैक्टर 1 रहेगा। दूसरे साल का अगर आपको फैक्टर निकालना है तो 1 का डिवीजन 1.10 से करोगे, आएगा 0.909, इक्वल्स टू दबाओगे 0.826, इक्वल्स टू दबाओगे आ जाएगा 0.751, इक्वल्स टू दबाओगे आएगा 0.683, इक्वल्स टू दबाओगे आएगा 0.621। और अब हमें क्या करना है? अब हमें फिर से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। 10 लाख का मल्टीप्लाई 1 से करोगे आपके पास रिजल्ट 10 लाख ही आएगा। 78,000 का मल्टीप्लाई 0.909 से करेंगे, आएगा 70,902। फिर आप 78,000 का मल्टीप्लाई 0.826 से करोगे, रिजल्ट आएगा 64,428। फिर आप 78,000 का मल्टीप्लाई 0.751 से करोगे, रिजल्ट आएगा 58,578। फिर आप 78,000 का मल्टीप्लाई 0.683 से करोगे, रिजल्ट आएगा आपके पास 53,274। फिर आप 78,000 का मल्टीप्लाई 0.621 से करोगे, रिजल्ट आएगा 48,438, 48,438। और आप 10 लाख का मल्टीप्लाई जब 0.621 से करोगे तो आपके पास आएगा 6,21,000, 6,21,000। अब ये वाली सारी फिगर्स नेगेटिव में है, ये वाली सारी फिगर्स नेगेटिव में है। अब फिर से एनपीवी निकालते हैं, तो मैं नेगेटिव वाली सारी फिगर्स को प्लस कर ले रहा हूँ। 48,438, 53,274, 58,578, 64,428 प्लस 70,902, 9,16,620 नेगेटिव वाली फिगर्स। और इसमें से 10 लाख माइनस करता हूं तो मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है 83,380 का। लो भाई, 7% पे निकाल रहे थे तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा था, और 10% पे निकाल रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जीरो वाली एनपीवी इस 7% और 10% के बीच में है। क्या सर एक और तुक्का लगाएं और जीरो फाइंड करें? ऐसे अगर तुक्का लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे। हमें क्या करना होता है?
हमें एक ऐसा रेट ढूंढना होता है जिसपे एनपीवी नेगेटिव हो और एक ऐसा रेट ढूंढना होता है जिसपे एनपीवी पॉजिटिव हो। अगर ये मिल जाए तो फिर आपको आईआरआर का फॉर्मूला लगाना होता है। आईआरआर का फॉर्मूला होता है लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट। लोअर रेट आपने क्या इस्तेमाल किया था? 7। एनपीवी एट लोअर रेट क्या आ रही थी सर? लोअर रेट पे एनपीवी आ रही थी माइनस का 68372, माइनस का 68372 और इधर माइनस का 68372 माइनस एनपीवी एट हायर रेट आ रही थी 83380, 83380 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट। बड़ा रेट 10 था, छोटा रेट 7 था। इसको सॉल्व किया, 7 प्लस 68372 प्लस 83380, तो यहां पर माइनस का 68372 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, 1,51,752 मल्टीप्लाइड बाय 3, माइनस माइनस कट जाएंगे, 7 प्लस 68,372 डिवाइडेड बाय 151,752 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1.35। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 1.35। तो टोटल आपके पास जो रेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 8.35%। तो 8.35% वो रेट है जहां पर आप अगर एनपीवी निकालोगे तो वो एनपीवी कितनी आएगी? एनपीवी 0 आएगी। मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है वो कितने रुपए का है? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो है वो आपका 8.35% है। मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करा रहा हूं। सबसे पहला काम आपका क्या है? स्टेप 1, आपको इनफ्लो एंड आउटफ्लोज आइडेंटिफाई करने हैं। फिर इसके बाद आपको स्टेप 2 पे 2 ट्रायल्स करने हैं, 2 ट्रायल्स करने हैं फॉर प्रेजेंट वैल्यू। एक ट्रायल में आपके पास पॉजिटिव एनपीवी आएगा और एक ट्रायल में आपके पास नेगेटिव एनपीवी आएगा। फिर स्टेप 3 में आपको आईआरआर का फॉर्मूला पुट कर देना है। फिर स्टेप 3 में आपको आईआरआर का फॉर्मूला पुट कर देना है। बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? मेरा मेन पर्पस था आपको कॉन्सेप्ट समझाने का। कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। ये जो प्रोसेस हमने किया था, ये प्रोसेस बहुत लेंदी था। ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं इसी को शॉर्टकट में कैसे कन्वर्ट कर सकता था, इसी प्रोसेस को मैं शॉर्टकट में कैसे कन्वर्ट कर सकता था, इसके लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल करवाता हूं। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल करवाता हूं। मान लेते हैं एक्स लिमिटेड है, इसने इशू करे हैं 2000 डिवेंचर्स, 2000 10% डिवेंचर्स of rupees 100 each to be redeemed at par after 4 years, to be redeemed at par after 4 years। टैक्स रेट जो है वो है हमारा 40%। कैलकुलेट करना है केडी एज पर आईआरआर मेथड, ठीक है, एज पर आईआरआर मेथड। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं और इस वर्किंग नोट में हम इंटरेस्ट एक्सपेंस आइडेंटिफाई करते हैं आफ्टर टैक्स सेविंग।
इंटरेस्ट एक्सपेंस आफ्टर टैक्स सेविंग हमारा कितना होगा। आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है 2 लाख का 10%, यानी कि 20,000 रुपये। और इंटरेस्ट एक्सपेंस आफ्टर टैक्स सेविंग कितने का आ जाएगा, इंटर एक्सपेंस आफ्टर टैक्स सेविंग सर निकल आएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, यानी कि 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.40, दैट इज इक्विवेलेंट टू 12,000 रुपीज, इक्विवेलेंट टू 12,000 रुपीज, राइट। वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया एक, और एक 2 बना लीजिए जिसमें आप एक अप्रोक्सीमेट रेट निकाल लें, एक अप्रोक्सीमेट रेट निकाल लें, ये दूसरा वर्किंग नोट बना लीजिएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, वो केडी वाला फॉर्मूला पुट करना है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही है आपकी 10% ऑफ ₹100, 10 1 माइनस 0.40 प्लस रिडम्पशन के बारे में कुछ नहीं बता रहा तो पार पे रिडम्पशन होगा 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 100 का एवरेज इनटू 100, ठीक है। ये अब आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 0 अपॉन 100 इंटू 100 6%, या मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा ही देता हूँ, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ा देता हूँ। रिडम्पशन होगा 106 पे, रिडम्पशन होगा 106 पे, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और नीचे आपके पास 103 रुपये आ जाएगा, नीचे आपके पास 103 रुपये आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 7.5 डिवाइड बाय 103, 7.28%, 7.28%, ये आपकी केडी अप्रोक्सीमेट निकल आई है, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको। अब सबसे पहले आप ईयर लिखिए, कैश फ्लो लिखिए, ईयर में लिखिए 0 ईयर में आपके पास 2 लाख रुपए आएंगे। फिर लिखिए ईयर 1 to 4, 1 से लेके 4 साल तक हर साल आपकी जेब से 12,000 रुपए का इंटरेस्ट जाएगा, और 4th ईयर में आपकी जेब से 106 रुपए और निकलेंगे, यानी कि रिडम्पशन कितने पे होगा, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 106, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 106, आपकी जेब से 2,12,000 रुपए रिडम्पशन के लिए निकलेंगे। अब आप क्या करिए, अब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालिए, आपका रेट 7.28% आ रहा है, मतलब 7% के आसपास कहीं आपका आंसर होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले आप 7% का यूज करिए। ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होगा हमेशा, क्योंकि आज का 1 रुपया 1 रुपए के बराबर है। अब आप क्या करिए, यहां पर सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड करिए एट 7% फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 4। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप क्या कर रहे थे, यहां पे आप 78,000 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर 78,000 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे। तो इससे बेटर क्या है, 78,000 को कॉमन ले लो, और ये वाले जितने फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स को प्लस करके एक ही बार मल्टीप्लाई करवा दो। तो जब आपका आउटफ्लो या इनफ्लो, जब आपका आउटफ्लो या इनफ्लो कांस्टेंट होता है, तो उस केस में जो कांस्टेंट कैश फ्लो है वो पकड़ लिया जाता है, और उसका मल्टीप्लाई एक ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से नहीं करते हैं, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से करते हैं, जितने ईयर्स के लिए वो कांस्टेंट है। 1 से लेकर 4 ईयर तक वो कांस्टेंट है, तो हम उन 4 सालों का सम फाइंड कर लेंगे। अब ये 4 सालों का सर सम आप हमें कैसे फाइंड करवाओगे, ये बताओ। ये तो आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमको सिखाया ही नहीं था। कोई बात नहीं, सारी बातें एक साथ नहीं सिखाई जाती हैं, कुछ बातें बाद के लिए भी रखी जाती हैं। देखिए आपको क्या करना है,
सबसे पहले तो मेमोरी क्लियर कर देनी है, ठीक है, क्लियर, सबसे पहले मेमोरी क्लियर कर दीजिए, मेमोरी में कुछ नहीं है, राइट। 1 को डिवाइड कराइए 1.07 से, ये आपका पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। अब आपको आपके कैलकुलेटर में एक M+ का बटन दिख रहा होगा, वो प्रेस कर दीजिए। अब ये क्या हुआ, पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेमोरी में जाके ऐड हो गया। अब आप इक्वल्स टू का बटन दबाइए और फिर दोबारा M+ कर दीजिए, ये दूसरे साल का फैक्टर मेमोरी में जाके ऐड हो गया। इक्वल्स टू दबाइए, फिर से M+ कर दीजिए, तीसरे साल का फैक्टर ऐड हो गया। इक्वल्स टू दबाइए, M+ कर दीजिए, चौथे साल का फैक्टर भी ऐड हो गया। तो आपने 4 फैक्टर्स फाइंड करे और चारों फैक्टर्स का सम कर लिया। चौथे साल का रिजल्ट आ रहा है 0.763, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं ये यहां पे लिख ले रहा हूं 0.763, और जो सम है उसे बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, MC का बटन होगा, मेमोरी नहीं MR का बटन होगा, मेमोरी रिकॉल। तो MR का बटन दबाऊंगा, मेरे पास सम निकल आ जाएगा, सम आ रहा है 3.387। अब मैं यहां किसका यूज कर लूंगा, 3.387। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू आएगी इधर 2 लाख रुपए, 12,000 का मल्टीप्लाई 3.387 से करेंगे 40,644 नेगेटिव में, और 2,12,000 का मल्टीप्लाई 0.763 से करेंगे 1,61,756 नेगेटिव में। रिजल्ट आएगा आपके पास 40,644, 2,400 रुपए आपके पास माइनस में आएंगे, मतलब 7% ने हमारा काम नहीं बनाया। तो मैं फिर से इसे बढ़ा दूंगा और मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अब निकाल रहा हूं 9% का, ठीक है। पहले साल का तो सेम रहेगा 1, दूसरे साल के लिए, बाकियों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे साथ साथ रिपीट करिएगा, पहले मेमोरी क्लियर कर दीजिएगा, मेमोरी क्लियर कर दीजिएगा, मेमोरी क्लियर करना बहुत जरूरी है। 1 को डिवाइड कराएंगे 1.09 से, पहले साल का फैक्टर आ गया, M+ दबा दिया, इक्वल्स टू दबाया, दूसरे साल का फैक्टर आ गया, M+ दबा दिया, इक्वल्स टू दबाया, तीसरे साल का आ गया, M+ दबा दिया, इक्वल्स टू दबाया, चौथे साल का आ गया, M+ दबा दिया। चौथे साल का पहले लिख लेना 0.708, और लिखने के बाद मेमोरी रिकॉल कर देना, ये आएगा 3.23। अब आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 लाख का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 लाख रुपए ही आएगा, 12,000 का मल्टीप्लाई 3.239 आ रहा है, तो 12,000 का मल्टीप्लाई 3.239 से कराइएगा 38,868 आएगा नेगेटिव का, और 2,12,000 का मल्टीप्लाई 0.708 से कराइएगा 1,50,096 आएगा नेगेटिव का। सम करिए, +38,868, 188,964, 2 लाख में से माइनस करा दीजिए, आपके पास पॉजिटिव में आ रहा है 11,036 रुपीज। तो एक रेट आपको मिल गया जहां पर एनपीवी नेगेटिव थी, एक रेट आपको मिल गया जहां पर एनपीवी आपकी पॉजिटिव थी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको आईआरआर का फॉर्मूला पुट करना है। आईआरआर का फॉर्मूला कहता है लोअर रेट को फाइंड करो प्लस एनपीवी को पकड़ो लोअर रेट वाली, इसे डिवाइड कराओ, एनपीवी एट लोअर रेट से माइनस कराओ एनपीवी एट हायर रेट से, इसके बाद आप इसका मल्टीप्लिकेशन करा दो डिफरेंस इन रेट से, ठीक है। लोअर रेट आपने 7 पकड़ा है, प्लस एनपीवी एट लोअर रेट माइनस का 2400 आ रही है, माइनस का 2400 माइनस 11,036, डिफरेंस इन रेट है 9 - 2, 7 प्लस 2400 और 11,036 को प्लस कर लेंगे, आपके पास आएगा माइनस का 13,436, माइनस माइनस कट हो जाएंगे और यहां आपके पास बचेगा 2। सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 2400
डिवाइडेड बाय 13436 मल्टीप्लाइड बाय 2 0.35 और आपका आंसर निकल कर आ गया है 7.35%। और आई थिंक अप्रोक्सीमेट में भी कुछ ऐसा ही आ रहा था। देखिए अप्रोक्सीमेट में 7.28% आ रहा था और एक्यूरेट आंसर आपका कितना आया है 7.35%। आई होप कि अब जब मैंने इन स्टेप्स को समराइज किया है तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिला होगा। बच्चों समझा कॉन्सेप्ट आपको? चलिए अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं प्रेफरेंस का और फिर हमारी क्लास को रैप अप करेंगे। एक्स लिमिटेड है, इसने इशू करे हैं 12,000 13% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच to be redeemed after 5 years। टैक्स रेट जो है वो है हमारे पास 40% का। कैलकुलेट करना है आपको केपी एज पर IRR मेथड। IRR मेथड लगा के आपको केपी फाइंड करना है। अब सर प्रेफरेंस शेयर में एक खास बात यह है कि इसमें आफ्टर टैक्स कुछ नहीं होता है, ये डिविडेंड अपने आप में ही आफ्टर टैक्स है। तो मुझे सिर्फ डिविडेंड फाइंड करना है कि कंपनी डिविडेंड कितने रुपए का पे करेगी। ठीक है, इसमें रिडम्पशन नहीं बताया, रिडम्पशन वैल्यू है 105 पे। डिविडेंड कितना आएगा सर? 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, हर शेयर 100 रुपए का है, मतलब कि 12 लाख का है और 12 लाख पे 13% का हमें इंटरेस्ट देना है, मतलब डिविडेंड देना है। हमारे पास डिविडेंड कॉस्ट जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1,56,000 रुपीज। राइट, अब एक अप्रोक्सीमेट रेट फाइंड कर लो ताकि आपको ये आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि रेट किसके आसपास लगाना है। केपी का फॉर्मूला क्या रहेगा? डिविडेंड प्लस आरवी माइनस आईवी डिवाइड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस आईवी का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। डिविडेंड आ रहा है आपके पास 1,56,000 रुपीज का। आरवी है, अरे सर इस पे एक का निकालो ना, इतना सारा क्यों निकाल रहे हो? ठीक, एक का निकालते हैं। एक प्रेफरेंस शेयर का आ रहा है 13 रुपए। 105 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 105 प्लस 100 का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100। 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 102.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 102.5 इंटू 100। तो 14 को 102.5 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। 13.65% आ रहा है, मतलब आसपास 13% के होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट करिए। ईयर 0, 1 2 5 और 5। कैश फ्लो सर हमने 12,000 डिबेंचर इशू करे थे और हर डिबेंचर 100 रुपए का था, यानी कि हमारे पास पहले साल 12 लाख रुपए आए होंगे और इसके बाद हर साल हम 1,56,000 का डिविडेंड देंगे और रिडम्पशन हम 105 रुपए पे करेंगे, यानी कि 5th ईयर में हमारी जेब से 12,60,000 रुपए चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप काम करिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड कर लीजिए 13% का। पहले ईयर 0 का तो 1 ही रहेगा। 1 to 5 का कैलकुलेट करने के लिए पहले कैलकुलेटर की मेमोरी क्लियर कर लीजिएगा।
और फिर 1 को डिवाइड कराइएगा 1.13 से। पहले साल का फैक्टर निकल आएगा, m प्लस में डाल देना, इक्वल्स टू दबाना, दूसरे साल का निकल आएगा, m प्लस दबा देना, इक्वल्स टू तीसरे साल का आ गया m प्लस, इक्वल्स टू चौथे साल का आ गया m प्लस, इक्वल्स टू पांचवें साल का आ गया m प्लस, और हमें चाहिए भी 5 सालों का। 5th ईयर का आ रहा है 0.5427, ये लिख लेना। 0.5427 को हम राउंड ऑफ करके 0.543 लिख सकते हैं। और इसके बाद मेमोरी रिकॉल कर लेना 3.517, ये आपके पास इसका आ गया। अब आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 12 लाख 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 लाख ही रहेगा। 1,56,000 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 3.517 से, मल्टीप्लाई 3.517, ये आ रहा है 5,48,652 नेगेटिव का। और 12,60,000 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 0.543 से, ये आ रहा है 6,84,180, 6,84,180 टोटल बना दीजिए, प्लस 5,48,652, 12,32,832 नेगेटिव वाली फिगर, तो 32,832 नेगेटिव एनपीवी आ जाएगी। अब रेट बढ़ा देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम 14% का निकाल लेते हैं, या सेफर साइड चलना चाहते हो तो बढ़ा के निकाल लो 15% का। पहले साल का मतलब ईयर 0 का तो 1 रहेगा, बाकी का निकालना है तो पहले मेमोरी क्लियर करना, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करना, पहले साल का आ जाएगा, m प्लस दबा देना, फिर दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का। पांचवें साल का आ रहा है 0.497, और मेमोरी रिकॉल करवाइएगा 3.352। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लीजिए। 12 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 12 लाख आएगा। 1,56,000 रुपए को मल्टीप्लाई 3.352 से करोगे 5,22,912 आ जाएगा नेगेटिव का। और 12,60,000 इतना ही था ना, कितना था, तो 12,60,000, 12,60,000 का मल्टीप्लाई 0.497 से करोगे, आपके पास 6,26,220 आ जाएगा। इन दोनों का सम कर लीजिए, 522,912, 11,49,132 माइनस 12 लाख, आपके पास पॉजिटिव में 50,868 आ जाएगा। तो मेरे पास एक एनपीवी नेगेटिव निकल आई और एक एनपीवी मेरे पास पॉजिटिव निकल आई। आईआरआर कैसे निकलेगा, लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट माइनस डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन रेट। लोअर रेट आपने इस्तेमाल किया है 13, एनपीवी एट लोअर रेट आ रही है माइनस का 32,832 डिवाइडेड बाय माइनस का 32,832 माइनस का 50,868। डिफरेंस आपके पास 2 का है। 32,832 प्लस 50,868 होता है 83,700। तो 13 प्लस माइनस का 32,832 डिवाइडेड बाय माइनस का 83,700, माइनस माइनस डिडक्ट हो जाएगा, इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं। 32,832 डिवाइडेड बाय 83,700 मल्टीप्लाइड बाय 278, तो ये आएगा 13.784%। 13.784%, ये आपका एक्यूरेट आ रहा है, और अप्रोक्सीमेट आपका 13.65 आ रहा था। तो मतलब फॉर्मूला जो है वो आपको आसपास पहुंचा देगा। अगर मैं यहाँ पे 15 की जगह 14 भी यूज कर लेता तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमें बाद में फॉर्मूला लगाना ही है
तो हमने सेफर साइड एक का डिफरेंस और ले लिया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर भी दिक्कत आ जाए। तो हमेशा कोशिश करिए कि डिफरेंस आप नेगेटिव और पॉजिटिव में ज्यादा रख लीजिए, क्योंकि बाद में फॉर्मूला लगा के आपका आंसर तो पहुंच ही जाना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है बच्चा लोग। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो हो सकता है आपका दिमाग खुला हो, और बाकी दिमाग खोलने के लिए अपन ये करेंगे कि आप ये क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क पे रखेंगे, ठीक है। और और इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को, इसे भी आप IRR की तरह सॉल्व करेंगे। एक तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेना और एक IRR तरीके से सॉल्व कर लेना। तो मैंने आपको जो होमवर्क पे दिया आज, वो मैंने आपको दिया क्वेश्चन नंबर 4, 8, 9 एंड 10। होमवर्क जो रहेगा आज का वो रहेगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 4। और 10 को 2 तरीके से सॉल्व करना है, फॉर्मूला बेस भी सॉल्व करना है और IR बेस भी सॉल्व करना है, राइट। आज के लिए इतना रख लो। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टार्ट करेंगे। प्रेफरेंस, डिबेंचर और टर्म लोन हमने वाइंड अप कर लिया है। अपना ख्याल रखिए, बाकी बातें नेक्स्ट टर्न पे। बाय बाय।